डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और इस पे जो है आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई जो चार्ज है वो आपका मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। कितना फोर्स वो लगाती है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका मूव करता है, मूविंग चार्ज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स तभी लगाती है जब वो चार्ज आपका मूव करता है, मूविंग चार्ज पे ही वो फोर्स लगता है। और अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है, अगर वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पर कोई भी फोर्स आपका नहीं लगता। सिर्फ फोर्स कब लगेगा, जब आपका चार्ज जो है मूविंग होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q मूव्स विद अ वेलोसिटी v इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, कि कोई भी जो आपका चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल, कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q है। चार्ज पार्टिकल कोई भी आपका कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, तो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, अगर उसका चार्ज Q है और उसकी वेलोसिटी v है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो ये जो फोर्स है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगाती है। ठीक है, कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Q जो है वो आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड है, V जो है उसकी वेलोसिटी है, और B जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है और जिसकी वेलोसिटी V है और आपका वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है, तो जो उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, F इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन Q V एंड B। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो Q पे डिपेंड कर रहा है, V पे डिपेंड कर रहा है और B पे डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो आपका फोर्स लग रहा है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल के चार्ज पे, उसकी वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तीन फैक्टर पे ये फोर्स आपका डिपेंड करता है। द मैग्नेटिक फोर्स विल बी ज़ीरो इफ़ द पार्टिकल इज एट रेस्ट। The reason is that for charge particle at rest, velocity is zero, which will turn the expression for the magnetic force Q V cross B into zero। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन क्या दी है कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाले फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q ज़ीरो क्रॉस B। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, ज़ीरो। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पोजीशन पे है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाती है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने मैग्नेट लगाए हुए हैं नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल आपने ऐसे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगी। कब तक, जब तक ये आपका मूव नहीं करेगा, जब तक ये आपका मोशन में नहीं होगा तब तक ये फोर्स नहीं लगाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो आपका ज़ीरो होता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आया आपका, ओनली मूविंग चार्ज फील द मैग्नेटिक फोर्स, केवल जो आपका मूविंग चार्ज होता है वो ही आपका मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। कि अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका ज़ीरो है, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो आपका मोशन में है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। इट मीन्स मूविंग चार्जेस फील द मैग्नेटिक फोर्स। अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका कब मैक्सिमम होगा। द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब V और B दोनों आपके परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है। अभी हमने देखा कि फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, Q A क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं, A B साइन थीटा। तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, V B साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स आपका मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या किसके बराबर होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होती है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है और उस केस में F की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो F की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो F की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी इक्वल टू Q V B। तो ये F की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अभी हमने देखा F की मिनिमम वैल्यू जो है 0 है जब चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है, और F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है आपकी Q V B जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, यानी कि V और B के बीच का एंगल। इट मीन्स जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो उस केस में लगने वाले फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था आपका कि जब आपकी वेलोसिटी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये आपकी V है और ये B है, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, Q V B, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट में ये गिवन था आपका। द मैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी V ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड B। Thus the magnetic force will be 0 if the velocity vector and the magnetic field vector are either parallel or anti-parallel to each other, ठीक है। एक कंडीशन तो इसमें ये दी गई है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे एक कंडीशन और गिवन है कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0 की एक और कंडीशन होगी जब आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। क्या कंडीशन है, इफ़ द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो कि जो आपकी वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या तो वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो अभी हमने देखा कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, Q V B साइन थीटा, ये वैल्यू हमने लिखी है। तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और अगर हम थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री पुट करें, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, और उस केस में भी जो आपके फोर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अभी हमने बताया थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जब आपकी V और B दोनों 90 डिग्री पे होती हैं, V और B जब दोनों 90 डिग्री पे होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, QVB, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इसमें कंडीशन में बताया कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये B भी जो है आपका मान लो इस डायरेक्शन में है और V भी जो है इस डायरेक्शन में है,
दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों आपके पैरेलल हैं और थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री है, तो साइन जीरो की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में है तब भी फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी और वेलोसिटी वेक्टर आपका ऐसे है v, यानी कि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है और इस केस में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी आपकी 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि इस तरीके से कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने किया अभी कि कोई भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है और इसका फॉर्मूला होता है F = Q × V × P। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर पार्टिकल आपका रेस्ट पोजीशन पे होता है, पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, इट मीन्स V की वैल्यू 0 होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगता है उसकी वैल्यू भी 0 होती है। फिर हमने देखा कि अगर V और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो QVB मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर दोनों वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर हैं वो 90 डिग्री पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लगाती है और उसकी वैल्यू होती है आपकी QVB। फिर हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है तो जो थीटा की वैल्यू होती है 0 होती है और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वो भी आपका 0 होता है। यानी कि पैरेलल कंडीशन में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो 0 होगा। और लास्ट कंडीशन में हमने देखा कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी वेक्टर आपका ऐसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इसको हम क्या कहते हैं एंटी पैरेलल भी कहते हैं, तो एंटी पैरेलल कंडीशन में भी आपका थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी और उस केस में भी जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो है हमने पढ़े हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट इसमें हम करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमें क्या बताना है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या किया कि कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये आपकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो है, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, अभी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वैल्यू जो होती है QVB साइन थीटा के बराबर होता है। ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट टॉपिक में अब हम क्या देखेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई कंडक्टर रख दें। अभी तो हमने क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया है। अभी हमने किस पे देखा है कि एक चार्ज पार्टिकल पे एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमने पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर ही रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है और कितना फोर्स लगाती है तो वो अब हम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि अब हमें क्या रखना है कि कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस पर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले केस में हमने क्या किया था, पहले केस में हमने किया है कि आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो पहले केस में हमने किया है कि कोई भी आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल पे
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले जो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब हमने चार्ज पार्टिकल की जगह क्या रख दिया है, अब हमने चार्ज पार्टिकल की जगह कोई कंडक्टर रख दिया है, कोई ऐसा कंडक्टर रख दिया, कोई ऐसी वायर रख दी है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, या कोई हमने ऐसा कंडक्टर रख दिया है जिसमें से कि आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम किसी ऐसे कंडक्टर को जिसमें से कि करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी वायर है, इस वायर में से भी जो है आपका करंट जा रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर कहेंगे। और मान लो इसमें से भी जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर कहेंगे। तो जब भी हम किसी ऐसे कंडक्टर को जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो फोर्स ऑन ए, तो अगर आपका कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, और जब आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो अब हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a uniform magnetic field, then due to the motion of free electrons inside the conductor, a magnetic force acts on it। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब भी कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे आपके मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं। यानी कि ये जो आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है पूरा, इस कंडक्टर में जो है आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो ये आपका कोई भी कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो है ये आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके मूविंग हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हमने देखा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन पे फोर्स लगाएगी, और फिर हम पूरे कंडक्टर के फोर्स को निकाल लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उस पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाती है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर पे फोर्स क्यों लगा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे फोर्स क्यों लगा रही है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या है, आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से आपका क्या है, करंट है। करंट आपका किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपके करंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी हमने देखा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, QVB का फोर्स लगाती है। यानी कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लग रहा है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे QVB का फोर्स लग रहा है ठीक है। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे कि इस पूरे कंडक्टर पे जो है वो कितना फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर यही बताया गया है कि जब भी कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और इसीलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उन पे एक फोर्स लगाती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि इस पूरे कंडक्टर के ऊपर, ये जो पूरा कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर के ऊपर आपका एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है, इस कंडक्टर की लेंथ आपको कितनी गिवन है, इसकी जो लेंथ है वो L है, और इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका A है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके मूव कर रहे हैं, ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो करंट आपका तभी फ्लो करेगा जब आप इसमें बैटरी लगाओगे। तो जब भी आप बैटरी लगाओगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी इस केस में उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे यहाँ पे। और इसमें फिर ये बोला गया है कि ये अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमने ये
करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी ये आपका मान लो कोई भी कंडक्टर है और आपने इसको ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला एंड जो है ये नेगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट है वो आपका आई जाएगा और यहाँ से जो करंट है वो आपका आई आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस केस में क्या लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए बैटरी लगाई है। बैटरी उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है और जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने देख लिया, सारे फैक्टर हमने देख लिए कि जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो आपकी L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे फैक्टर्स समझ लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो है आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो क्या होता है, लेट अस कंसीडर ए पोर्शन ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट I। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपका कंडक्टर है उसकी लेंथ L है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और वो कितना करंट जा रहा है उसमें, करंट की वैल्यू उसमें I है। लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी in the plane of paper directed upwards making an angle theta with the direction of velocity of electron। यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ में थीटा एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ में थीटा एंगल बना रही है। जैसे अभी हमने ये देखा कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में ये कितना एंगल बना रही है, ये आपका थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी वो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में थीटा एंगल बना रही है। इसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल एन। क्या होता है हमें पता है, स्मॉल एन जो होता है वो आपकी नंबर डेंसिटी होती है और इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल एन इज़ द नंबर डेंसिटी और इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो आपका स्मॉल एन होता है ये नंबर डेंसिटी होती है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। और तो जो आपका स्मॉल एन होता है इसको हम नंबर डेंसिटी कहते हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। इसके बाद वीडी हमने किया कि जो वीडी जो है इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन इसमें फाइंड आउट करते हैं। द रिलेशन F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यानी कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगा रही है, Q इंटू वी क्रॉस बी का फोर्स लगा रही है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर के अंदर आपके जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो चार्ज की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, वो किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि चार्ज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उसको हम ई लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ई यूज़ करेंगे। इफ़ हाउ एवर द कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द कंडक्टर towards the magnetic field then the magnitude of force on each electron, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हर इलेक्ट्रॉन पे, जो कि कंडक्टर के अंदर आपका हर फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाएगी वो अभी हमने देखा कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे Q की जगह क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका E वी बी साइन थीटा। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है,
each free electron. This is the force exerted on the each free electron moving under the magnetic field. तो हर इलेक्ट्रॉन पे वो इतना फोर्स लगा रही है मैग्नेटिक फील्ड EVB साइन थीटा। ठीक है, तो ये हर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। जितने भी कंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पे ये फोर्स लग रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EVB साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हमने देखा फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी QVB साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो आपका E हो जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है इसको हमने किससे चेंज कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चेंज कर दिया। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल होता है वो होता है आपका V सबस्क्रिप्ट D। V सबस्क्रिप्ट D जो होता है ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल होता है। ठीक है, V सबस्क्रिप्ट D, दिस इज द सिंबल ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया आपका V सबस्क्रिप्ट D B साइन थीटा। तो ये हर इलेक्ट्रॉन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है ईच इलेक्ट्रॉन। अब हमें अगर ये निकालना है कि पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे कंडक्टर में कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। अभी हमने ये क्या निकाला है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। अब हमें निकालने हैं कि कंडक्टर के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें निकालने हैं कि कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी हमने निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, अभी हमने निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कंडक्टर के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमें एक फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर जो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हमने देखा कि जो N है वो क्या है आपका, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपका N होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो आपका N है वो किसके बराबर होता है, N/V के बराबर होता है। कि जो आपका स्मॉल n है, इट इज़ द नंबर डेंसिटी, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ये किसके बराबर हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू V के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये n जो होता है इट इज़ द नंबर डेंसिटी, इट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होते हैं। तो हमें कैपिटल N चाहिए। हमें ये देखना है कि कंडक्टर में कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे कैपिटल N, और वो किसके बराबर हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू V के बराबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, N, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और उसकी जो लेंथ है वो है आपकी L। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू L। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया कि कंडक्टर के अंदर कितने सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये किसके बराबर हो जाएंगे आपके, स्मॉल n, A और L। तो यहाँ पे स्मॉल n और कैपिटल N में कंफ्यूज नहीं करना। स्मॉल n जो है वो नंबर डेंसिटी होती है जो कि कैपिटल N/V के बराबर होता है, और कैपिटल N जो है ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्मॉल n जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर होंगे वो किसके बराबर होंगे, NaL के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो कंडक्टर के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर हो गए, NaL के बराबर। तो अब हमें देखना है कि पूरे कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पूरे कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो था हमारा EVD B साइन थीटा। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, आपके NaL इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो ये वाली चीज़ है आपकी NeAVD, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो बाकी का आपका BL साइन थीटा है उसको हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ किसके बराबर होती है, तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो NeAVD इसको हमने जो है एक ब्रैकेट में लिख लिया, और बाकी जो बचा हुआ है BL
साइन थीटा उसको हमने अलग लिख लिया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये हमने पढ़ा, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, ये आपका करंट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये आपका करंट होता है। आई इज इक्वल टू, और इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की, यानी कि जो आपका करंट है वो किसके बराबर होता है, एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमने पढ़ा था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, और इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, तो ये करंट हो गया और ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी है एन ई ए वी डी, ये क्या हो गया आपका, इट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कि कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये उसके बराबर होता है। करंट में कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये उसके बराबर होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है एन ई ए वी डी के बराबर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख लेंगे, इस चीज़ को हम करंट लिख लेंगे। तो क्योंकि के अंदर फ्लो करने वाला करंट होता है, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो अब हम यहाँ से फिर क्या निकाल लेंगे, फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है आपका आई बी एल साइन थीटा, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू हो गई, इसको हम क्या लिख लेंगे, आई बी एल साइन थीटा। और बी एल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस एल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बी एल साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में इसको हम लिखें बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। तो ये हो गया आपका कि कोई भी अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है, आई बी एल साइन थीटा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बी आई एल साइन थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका आई बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने निकाला कि अगर आपका कोई भी कंडक्टर है जिसमें से आपका करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आई, एफ इज इक्वल टू आई, एफ इक्वल टू आई या एल क्रॉस बी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्स होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल था, कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो फोर्स कितना लगता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको हमने क्या लिखा था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमने देखा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आप पूरे कंडक्टर को ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी आई एल क्रॉस बी, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो ये है आपका एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल है तो क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर मूविंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर हम निकाल सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू सेम वैसे जैसे हमने पिछले टॉपिक में निकाली कि अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है तो साइन 0 जो 0 हो जाएगा, और इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो यहाँ पे हमने देखा था थीटा किस चीज़ के बीच का एंगल है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो इसको हम लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो बी और एल के बीच का एंगल है ये आपका। ठीक है, तो ये आपका बी और एल के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे एल क्रॉस बी है, इसका मतलब ये जो थीटा एंगल है, ये जो कंडक्टर की लेंथ है, मान लो ये कंडक्टर की लेंथ एल है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो आपका थीटा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका एल क्रॉस बी, इसका मतलब जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर,
एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे, थीटा एंगल। तो इसका मतलब जब थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर को आपने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर थीटा का मतलब 0 है कि अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर को भी आपने ऐसे ही रख दिया है, तो कंडक्टर को भी आपने ऐसे रख दिया है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री होगी। इसका मतलब कि जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखोगे, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखोगे तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। या फिर मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है और कंडक्टर को आपने ऐसे रख दिया एंटी पैरेलल, तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी और उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 होगी। सेम वैसे ही इसका मतलब जब भी आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हो या उसके एंटी पैरेलल रखते हो तो उस पर जो लगने वाले फोर्स की वैल्यू है वो आपकी 0 होती है, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। इसका मतलब कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो आपकी इस डायरेक्शन में है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर दोनों के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होता है तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो किसके बराबर आएगी, BIL, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम फोर्स आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के भी देखा कि जो आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है उस पर कितना फोर्स लगता है, और अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर हमने देखा कि इसके अंदर आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं, तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फील्ड आपका फोर्स लगाती है। और फिर हमने देखा कि टोटल फोर्स जो निकलेगा आपका वो किसके बराबर होगा, BIL साइन थीटा के बराबर। तो ये फोर्स आपका जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हो या एंटी पैरेलल रखते हो तो कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करती, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो फोर्स की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। थैंक यू।